करते रहेंगे। और आज के क्लास में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन यानी कि एक विमीय गति का स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक विमीय गति क्या होता है इसके विषय में हम लोग काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे, तो सब लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और काफ़ी इजी चैप्टर है आपका, काफ़ी आसान चैप्टर है। कहीं सबसे आसान चैप्टर आपका मोशन इन वन डायमेंशन, प्लेन, न्यूटन लॉ, ये सब काफ़ी मज़ेदार चीज़ है क्योंकि फिजिक्स आम जीवन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो जैसे रेलगाड़ी में आप लोग अगर पहला बार बैठे होंगे या पहला बार यात्रा करते हैं बस से, देखते हैं कि पेड़ दौड़ रहा है, कैसा फील होता है खिड़की से बाहर कोई बच्चा को कैसा लगता है? हम लोग को तो काफ़ी उसी के चलते बैठते थे पेड़ दौड़ रहा है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों का जो कि बिल्कुल आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है और उन सब के विषय में फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। वेक्टर का आप लोग को अच्छा कंसेप्ट आ गया है तो और भी आसान हो जाएगा आप लोग के लिए पढ़ना। तो आज का चैप्टर आपका मोशन इन वन डायमेंशन हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आप लोग से, जो कि हम हर क्लास में करते हैं, कि जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, हॉस्टल में रहते थे, लॉज में रहते थे, तो शाम में पढ़ने बैठे, काफ़ी प्रेशर हो गया, इधर उधर कर रहे हैं, तो अंदर से तो लगते रहता है ना कि हाँ पढ़ाई नहीं हो रहा, तो खुद से आपको लगा कि नहीं पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम आ रहा है। तो पढ़ने बैठते थे, अब शाम 7-8 बजे का समय हो रहा, लगता था वो फलाना बुक रहना चाहिए था या ये स्टडी मटेरियल रहता तब मज़ा आता। और उसी समय साइकिल निकाले और पूरा 3 किलोमीटर अशोक राजपथ जाके और दुकान बंद होने वाला है उसको रुकवा के बुक लेके आते थे। और एक बार जब बुक लेके आ गए तो उसके बाद फिर इतना अच्छा नींद आता था, हो गया। बहुत सारा बुक का मुहूर्त भी नहीं होता था या फिर काफ़ी दिन बाद आपको जब ज़रूरत पड़ा तो पढ़ते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारा मटेरियल बुक वैसे ही रखा हुआ रह जाता था। तो यह उस समय का बात हम कर रहे हैं जबकि यह माध्यम नहीं था, इंटरनेट इस्तेमाल करना रहता था रिजल्ट देखने के लिए, तो साइबर कैफ़े में जाते थे। मोबाइल बहुत अनोखा चीज़ था, 20 KB 30 MB डाटा खरीदता था मैसेज वगैरह चेक करने के लिए। तो उस समय उतना चलन आपका ऑनलाइन माध्यम का और उतना चैनल भी नहीं था, एजुकेशनल चैनल। अभी तो जो चीज़ आप सर्च कीजिए, जो टॉपिक सर्च कीजिए आपका अवेलेबल है। तो उस समय का बात है कि उस समय भी हम लोग ऐसा करते थे, बुक लाने तो चले जाते थे, मटेरियल जमा कर लेते थे, लेकिन उसके बाद एक बार जब आ गया तो अंदर से लगता था कि अब हो गया, एग्ज़ाम आएगा तो पढ़ लेंगे। और वह बहुत गलत आदत है, सबसे बड़ा यह कमी है स्टूडेंट का कि आज का काम आप लोग कल पे डालिएगा। और अभी तो और हो गया, चैनल अच्छा अच्छा सिलेक्ट कीजिएगा, वॉच लेटर प्लेलिस्ट में सेव करके सोचिएगा कि देख लेंगे, लेकिन वह तरीका सही नहीं है, आप लोग नहीं देख पाइएगा, इस बात का गारंटी है। पढ़ाई का तरीका है कि हर दिन पढ़ना है हमको, हर दिन थोड़ा न थोड़ा सीखते जाना है। और अगर जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं आप लोग का, ज़्यादा आपका आगे पढ़ाई बढ़ा भी नहीं है, जस्ट वेक्टर भी ख़त्म नहीं हुआ तो आपको मैच करके चलना चाहिए, टीचर से कमेंट करना चाहिए कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, ये अच्छा लगा ख़राब लगा। अभी 12 का स्टूडेंट लोग भी काफ़ी वो लोग भी कर रहा था, अल्लाह देखो होंगे कमेंट में भी चैप्टर 2 कब शुरू होगा सर, कैसे ख़त्म होगा। और जब रेगुलर कर दिए, अब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उन लोग का चैप्टर 3 भी ख़त्म होने वाला है, तो अब पता चल रहा है कि बहुत लोग इलेक्ट्रोस्टैट ही पढ़ रहा है, तो कोई आपका सेकेंड बस लॉ में ही है और डर के मारे कमेंट भी नहीं कर रहा है कि कौन मुँह लेके कमेंट करेंगे। तो देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर इलेक्ट्रोस्टैट ही पढ़ रहे हैं, सेकेंड चैप्टर में ही है, तो जल्दी से कंप्लीट करके मैच कीजिए हमको। और
हमारा स्पीड बढ़ा दिए, हम जल्दी जल्दी आप लोग के लिए लेक्चर डालना शुरू कर दिए कि ख़त्म करवा देते हैं और आप लोग पिछड़ रहे हैं, तो यह नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि चैनल को थोड़ा सा अस्थायी होने के लिए व्यूअर वगैरह जुड़िए आप लोग। एक आत्मानुशासन तो पालन हर हाल में करना होगा, क्योंकि हम नहीं हैं। क्लासरूम में हम थे, आप लोग के सामने खड़े थे, मौजूद थे। यहाँ पे वह बात नहीं है, आपको खुद से खुद पे नियंत्रण करना है। और हमेशा यह याद रखें कि नेचर, प्रकृति का अगर इवोल्यूशन देखिएगा, मानव का विकास देखिएगा, तो हजारों लाखों साल तक तो जंगल में रहे हमारे पूर्वज। जैसे और जानवर सब है वैसे ही लोग शिकार करके या बिल्कुल प्रकृति के साथ रहे। तो आपका जीन या हमारा जीन तो उसी हिसाब से ढला हुआ है। वह पढ़ने के लिए और डिसिप्लिन में बैठ के पढ़ने के लिए तो डिज़ाइन है नहीं। तो आपका मन तो भागेगा वापस उसी ओर, आपका घूमना फिरना खेलना। लेकिन चूँकि पिछला 100 साल 150 साल में इतना तेज़ी से आपका सोसाइटी बदला, समाज बदला, और अभी तो और इतना तेज़ी से बदल रहा है कि इसमें फिट बैठने के लिए एडुकेशन मस्ट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उस जीन को हावी होने दीजिएगा, कहेगा कि सर लाखों साल का वह इवोल्यूशन है, वो कैसे ख़त्म होगा। तो उस केस में आप लोग पीछे पड़ जाइएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जो सबसे फिट होगा, जो माहौल के हिसाब से, समय के हिसाब से खुद को ढालेगा, वही आगे सर्वाइव करेगा, और नहीं तो विलुप्त होता चला जाएगा। बहुत सारा पक्षी, डोडो पक्षी के विषय में जानते होंगे, विलुप्त हो गया। तो क्यों विलुप्त हो गया? वह अपना माहौल, परिवेश के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाया। तो यह बात सही है कि जितना तेज़ी से चेंज हुआ है, रफ्तार आपका चेंज का बहुत ज़्यादा है। उधर हजारों साल तक लगभग एक समान रूप से रहा आपका लाइफ, पूर्वजों का लाइफ। उन्हीं से जीन आपका ट्रांसफ़र होते होते यहाँ तक आए हैं, और हमारे पूर्वज कोई थे तभी तो हम आज यहाँ पे हैं। तो यह बात सही है, लेकिन मैच हमको करना है, हर हाल में करना है। आज के दौर के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से तो पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है, हमको पढ़ना है। और जब पढ़ना है तो आर या पार का लड़ाई होना चाहिए, कि जब नदी में उतरेंगे तो या तो इस पार नहीं तो उस पार, असमंजस में रहिएगा, आज का काम कल पे डालते रहिएगा तो निश्चित है कि डूबना तय है। तो ध्यान इस चीज़ का रखिए, चैनल से जुड़िए, कमेंट कीजिए। आप लोग निश्चित रूप से कोई भी टॉपिक देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए। और जो लोग वंचित हैं, जिन लोग को अभी तक नहीं पता है कि सर इस माध्यम से पढ़ा रहे हैं, उन लोग को भी थोड़ा सा हेल्प कीजिए। तो खैर बात तो हम लोग करते ही रहते हैं, थोड़ा सा काम का भी हम लोग कर लेंगे। तो हम कह रहे थे कि आज हम लोग मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ेंगे, एक विमीय गति पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद मोशन इन 2 डायमेंशन भी हो जाएगा। तो मेन कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग ले लेंगे आपका विराम, गति, वेग, त्वरण, विस्थापन, औसत गति, औसत चाल, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, ये सारा टर्म आएगा। और नोट करने का बहुत कम आवश्यकता रहेगा, केवल जितना हम बताते हैं आप लोग ध्यान से वीडियो पूरा सुनिएगा, समझिएगा, तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से कि हाँ अभी हमको पढ़ना है, तो सबको इन्फॉर्मेशन रहेगा कि हमारा क्लास चल रहा है, हम पढ़ने के लिए बैठे हैं। एकांत में शांत जगह पे शांचित होके पढ़िएगा, तो हमको नहीं लगता है कि कोई समस्या आप लोग को आएगा। तो मोशन इन 1 डायमेंशन में हम लोग विराम और गति की चर्चा करते हैं, रिलेटिविटी का भी कंसेप्ट आएगा, डायमेंशन का भी चर्चा होगा। तो आज का क्लास आप लोग केवल जुड़िए इस चीज़ से, जैसे गाड़ी का ही चर्चा किए कि अगर रेलगाड़ी में बैठ के अगर खिड़की से बाहर देख रहे हैं तो क्या लगता है कि पेड़ दौड़ रहा है, क्या लग रहा है कि पेड़ पौधा सब बाहर दौड़ रहा है। क्या रीज़न है वहाँ पे? कभी सोच के देखें हैं इस चीज़ के बारे में? क्या वास्तव में पेड़ वहाँ पे दौड़ रहा है? या इससे भी सिंपल अप्रोच अगर आप लोग कहिएगा, कहते हैं कि वह सच बोल रहा है, कहता है ना कि वह सच है, कभी कहता है सर ये बहुत बड़का झूठा है। कभी सोच के देखे हैं कि ये सच, झूठ, बड़ा, छोटा, अच्छा, बुरा, ये सब का कोई मतलब होता है?
अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, एज ए भौतिक फिजिक्स के लैंग्वेज से अगर देखा जाए, सोचिएगा तो कहिएगा कि वह बड़ा है, तो क्या इसका कुछ मतलब निकलता है? कोई मतलब नहीं निकलता है। आप कहिएगा कि सच बोल रहा है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है, क्योंकि वह सच आपके हिसाब से हो सकता है कि सच बोल रहा है, वह एक्चुअल में झूठ बोल रहा हो, या कोई झूठ आपको लग रहा है, आपके रिस्पेक्ट में लग रहा है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन वह अपना हिसाब से सच बोल रहा हो। तो रिलेटिविटी का कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, यह आपका पूरा सोच को बदल देगा। जैसे गाड़ी में बैठ के देख रहे हैं तो लग रहा है कि पेड़ दौड़ रहा है, और कोई ज़मीन से देख रहा है तो पेड़ तो वही है, गाड़ी ही आपका क्या हो रहा है, तो चल रहा है। तो हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ जो हम कहते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस लेते हैं, हमेशा का ओरिजिन का चुनाव करते हैं, इसका महत्व बहुत ज़्यादा फिजिक्स में बढ़ जाता है। अब एक चुटकुला भी कहता है, जैसे एक टीचर पूछा कि राम का घर कहाँ है, तो श्याम के घर के सामने। तो पूछा अच्छा बताओ श्याम का घर कहाँ है, तो बोला राम के घर के सामने। अब झल्ला के पूछ रहा है ठीक है भाई दोनों का घर कहाँ है बताओ, तो आमने सामने। अगर इस तरह से अगर रिप्लाई आपको मिलता है तो क्या उससे कोई वैलिड इन्फॉर्मेशन आप निकाल पाइएगा? नहीं निकाल पाइएगा। यानी कि जब भी हम लोग गति की चर्चा करेंगे कि कोई वस्तु विराम में है या गति में है, तो आपको बताना होगा एक रेफरेंस पॉइंट कि हाँ इस चीज़ की तुलना में, जैसे इस कमरा के तुलना में कहेंगे कि यह ब्लैक बोर्ड क्या है, तो विरामावस्था में है। लेकिन अगर सूर्य के तुलना में देखा जाए तो सबको पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है और अपना अक्ष पे भी घूम रही है, तो क्या सूर्य के तुलना में यह ब्लैक बोर्ड विरामावस्था में है? बिल्कुल नहीं है। तो हर जगह आपको कोई बड़ा है तो बताइएगा कि फलाने से बड़ा है, जैसे राम श्याम से बड़ा है, तब उसका मीनिंग निकलेगा। कोई छोटा है तो बताइएगा कि फलाने से छोटा है, यानी कि हमेशा आपको क्या लेना होगा, तो एक रेफरेंस पॉइंट का हवाला देना होगा। और दूसरा चीज़ देखिएगा तो ब्रह्मांड में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि परम सत्य, तो परम सत्य अगर कहे तो एक मृत्यु कह सकते हैं पृथ्वी के लिए कि मरना सबको तय है, तो कह सकते हैं कि डेथ इज एब्सोल्यूट, मृत्यु सत्य है, बाकी कोई भी चीज़ आपका सत्य नहीं है, हर चीज़ रिलेटिव है। कहेंगे कि यह कलम का लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो अभी के लिए लगेगा कि ठीक है लंबाई तो फिक्स है, या तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इसको भी आगे पढ़िएगा, रिलेटिविटी पढ़िएगा, इसको लाइट का वेग दे दिया जाए, वेलोसिटी दे दिया जाए, या लाइट के रिलेटिव में वेलोसिटी दे दिया जाए, तो इसका लंबाई भी चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान भी बदल जाएगा वहाँ पे आपका। यानी कि इसका वज़न अगर 10 ग्राम है या 20 ग्राम है तो वह भी चेंज हो जाएगा वहाँ पे। तो वह तो आगे का चीज़ है, अभी हम लोग का विषय प्रवेश है। तो सबसे पहला चीज़ भौतिकी के लिए आपको जानना है कि हमेशा हमको एक रेफरेंस पॉइंट से बोलना है। चूँकि हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो कोई भी चीज़ हम बोलेंगे कि कोई विराम में है या गति में है। अब रेलगाड़ी में ही है, बैठे हुए हैं आप सीट पे, तो रेलगाड़ी के तुलना में आप क्या हैं, विराम में है। लेकिन ज़मीन पर से अगर कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो उसके तुलना में गति है। या रेलगाड़ी में ही कोई बच्चा दौड़ रहा है तो वह रेलगाड़ी के तुलना में गति में है। तो यहाँ पे वेक्टर का ज़बरदस्त यूज हम लोग लेंगे, और वेक्टर का पढ़ने का कितना बेनिफिट होगा यह अभी आप लोग को समझ में आएगा। लेकिन यह कभी भी माइंड में नहीं रहेगा कि बहुत जटिल होगा, क्योंकि इतना मेहनत वेक्टर में किए क्यों है। वेक्टर देखेगा रिलेटिविटी को एकदम सिंपल कर देगा, और रिलेटिविटी का कंसेप्ट आ गया फिर आप स्वयं विद्वान हो जाएगा, स्वयं आप में क्षमता आ जाएगा चीज़ों को पढ़ने का, समझने का। तो धीरे धीरे हम लोग काम करेंगे। सबसे पहले तो हेडिंग पे ही हम लोग देखते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन, एक विमीय गति। तो एक विमीय
आगे हो सकता है 2 डायमेंशन हो जाए, 3 डायमेंशन हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि यह डायमेंशन क्या है, यानी कि बीमा क्या होता है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक हम बिंदु लेते हैं, ठीक है, कोई पॉइंट है, तो इसमें कितना बीमा है। तो बिंदु है, यह देखने में भी बड़ा है, लेकिन एक्चुअल बिंदु का परिभाषा क्या है, एकदम इसमें ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है, कुछ भी नहीं है। तो कह सकते हैं कि इसमें 0 डायमेंशन है, इसमें बीमा नहीं है। लेकिन वही हम लोग ले लिए एक इस तरह से रेखा ले लिए, देख लीजिए। तो अब इसके पास क्या हो गया, तो इसके पास क्या है, कुछ लंबाई है, ठीक है। यानी कि कहिएगा कि कोई रेखा है तो इसके पास क्या है, तो एक डायमेंशन है, इसको कह लिए 1 डायमेंशन। यानी कि सरल रेखा है तो इसमें क्या हो गया, एक डायमेंशन हो गया। अब यह ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं, ध्यान से देखिए। तो इस ब्लैक बोर्ड में क्या है, देखो, तो इधर लंबाई भी है आपके पास और चौड़ाई भी है, जो कि हमेशा कहते हैं कि इधर x एक्सिस ले लिए, एक के लॉन्ग y एक्सिस ले लिए। तो अगर यह ब्लैक बोर्ड है जो कि क्या है, एक समतल है, एक प्लेन है, तो सरल रेखा ले रहे हैं, इसमें केवल क्या है, लंबाई है, मतलब यह 1 डायमेंशन है। अगर यह कोई तल लेते हैं, कोई प्लेन लेते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड का तल ले रहे हैं, तो इसमें क्या है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। एक को x एक्सिस मान रहे हैं, एक को y एक्सिस मान रहे हैं। तो इसमें कितना डायमेंशन हो गया, 2 डायमेंशन हो गया, क्योंकि इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। तो मोशन उसी तरह से होगा जैसे कोई कण है, कोई पार्टिकल है या कार है और सीधा सरल रेखा में चलेगा, तो उसको कहेंगे कि मोशन इन 1 डायमेंशन हो रहा है। और वही कोई प्लेन में चलेगा, अब इस तरह से अगर चल रहे हैं या इस तरह से चल रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि कुछ x एक्सिस के लॉन्ग भी चल रहा है, कुछ y एक्सिस के लॉन्ग भी चल रहा है। कंपोनेंट आप लोग को हम सिखाए हैं, तो उसको कह देंगे कि यह मोशन इन प्लेन है। लेकिन वेक्टर देखिएगा, वहाँ भी उसको क्या कर देगा, तो कोई वेलोसिटी है vx है, इसको क्या कर देगा, 2 कंपोनेंट में तोड़ देगा, एक x एक्सिस के लॉन्ग, एक y एक्सिस के लॉन्ग। या इस तरह से कोई पतंग उड़ रहा है तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसमें x y और z। तो उसको भी वह आसान कर देगा, क्या कर देगा, x कंपोनेंट तोड़ दिया, y तोड़ दिया, z तोड़ दिया। और अलग अलग कंपोनेंट के लिए वही 1 डायमेंशन वाला इक्वेशन लिखेगा। तो 1 डायमेंशन अगर समझ लिए, वेक्टर का कंपोनेंट वगैरह क्लियर है, तो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन कोई टेंशन नहीं होगा, बहुत आसानी से सबको समझ में आ जाएगा। तो पहला काम आज का क्लास इंट्रोडक्शन ही आप लोग का रखे हैं। तो एक तो हमेशा आप फिजिक्स के लैंग्वेज में बोलिएगा कि कोई बड़ा है तो आप रेफरेंस पॉइंट से बताइएगा किससे बड़ा है, छोटा है तो किससे छोटा है, और वह काम हमको कौन करेगा, या रेफरेंस फ्रेम करेगा, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। z एक्सिस कैसे लेते हैं, तो तीनों एक्सिस एक दूसरे के परस्पर लंब लेते हैं, और इस 3 एक्सिस के सहारे ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु हो उसका हम पोजीशन बता सकते हैं। तो 1 डायमेंशन का चर्चा कर लिए, सरल रेखा। 2 डायमेंशन में क्या आ गया, कोई तल आ गया। और 3 डायमेंशन में क्या आ जाएगा, तो कोई जैसे कि बुक है आपका, जैसे यह घन है, ठीक है, तो इसमें क्या है, देख लो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसके पास कितना डायमेंशन है, कहते हैं 3 डायमेंशनल। मूवी वगैरह देखता है तो कहता होगा कि 3D मूवी है। मतलब क्या है कि उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ मोटाई का भी एहसास आपको वह कराता है, इसलिए कहते हैं कि 3D मूवी है। तो देखता सब है, थोड़ा सा उसके विषय में जानना भी है। तो सरल रेखा के पास 1 डायमेंशन हो गया, जबकि कोई तल है, प्लेन है, तो इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, तो इसके पास क्या हो गया, 2 डायमेंशन हो गया। और कोई घन है, या कोई भी आप बुक ले लीजिए, कमरा ले लीजिए, उसमें कितना बीमा हो जा रहा है, 3 डायमेंशन हो जा रहा है। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कर लीजिए, ऊंचाई कर लीजिए, किसी को भी लंबाई मानिए, किसी को चौड़ाई मानिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो
वैसा ऑब्जेक्ट जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों आ गया तो वह कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, 3 डायमेंशनल हो गया। जैसे पतंग उड़ा रहा है कोई लड़का, यहाँ पे आपका ओरिजिन पे बैठा है और धागे से इस तरह से पतंग डोर से उड़ रहा है, तो यह किस तरह का गति आपको आ जा रहा है, तो कुछ एक्स एक्सिस में जा रहा है उसका भाग, कुछ वाई एक्सिस में और कुछ जेड एक्सिस के लॉन्ग आ रहा है। तो मैक्सिमम हमको किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली डिस्क्राइब करने के लिए 3 एक्सिस का ज़रूरत है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हमेशा इस तरह से जेड एक्सिस को क्या करते हैं, तो डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और डॉटेड लाइन से क्यों दिखाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है आपका एक्सिस, तो इस तरह से अगर यह एक्स है यह वाई है तो जेड कैसे आ रहा है, तो बोर्ड के परपेंडिकुलर है। और इन्हीं तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर या परस्पर लंब अक्ष को जहाँ कटान बिंदु है ओरिजिन ले लेते हैं, अपना सुविधा के अनुसार से ओरिजिन लेते हैं और इसकी सहायता से ब्रह्मांड का कोई भी वस्तु हो, कैसा भी पिंड हो, उसका पोजीशन बता सकते हैं, उसका डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसका जितना भी पैरामीटर है हम रेफरेंस फ्रेम के सहारे डिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसी को छोड़ दिया, रेफरेंस फ्रेम को ही छोड़ दिया, तब तो फिर मुश्किल है। तब वही बात हो जाएगा कि राम का घर कहाँ है, तो श्याम के घर के सामने, श्याम का घर कहाँ है, तो राम के घर के सामने, और दोनों का घर कहाँ है, आमने सामने। तो भटकते रह जाएगा, हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग का सबसे पहला चीज़ क्लियर हो गया होगा कि डायमेंशन क्या है, ठीक है। और कितना डायमेंशन होता है, तो यह ब्रह्मांड आपका मैक्सिमम 3 डायमेंशन में हम लोग चलते हैं। आगे आइंस्टीन वगैरह काम किए तो टाइम स्पेस इस सब को भी डायमेंशन में जोड़े हैं, तो वह आगे का काम है। लेकिन अभी आप लोग कोई भी पॉइंट सोच के देखिए, मन में कोई भी बिंदु लीजिए या कैसा भी ऑब्जेक्ट लीजिए, उसमें मैक्सिमम क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और इन तीनों को हम अपना रेफरेंस फ्रेम की सहायता से दर्शा सकते हैं। तो डायमेंशन आप लोग का क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे विराम और गति की, जो कि प्योरली रिलेटिव है। यह हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ को आप पूर्णतः विराम में या पूर्णतः गति में नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं। तो अगर विराम को परिभाषित करना हो या रेस्ट को परिभाषित करना हो, कैसे परिभाषित कीजिएगा, तो सिंपल है। जैसे यह बुक ही है या बोर्ड है या कोई ऑब्जेक्ट है और आप कह रहे हैं कि वह विरामावस्था में है, तो कैसे कहिएगा कि अगर किसी रेफरेंस फ्रेम में, किसी निर्देश तंत्र में, रेफरेंस फ्रेम को हिंदी में कहेंगे निर्देश तंत्र, तो किसी निर्देश तंत्र की तुलना में यदि किसी वस्तु का स्थान समय के साथ परिवर्तित नहीं हो, ध्यान से देखिए कैसे कीजिएगा, तो किसी रेफरेंस फ्रेम की तुलना में किसी वस्तु का स्थान समय के साथ परिवर्तित न हो, तो उसको क्या कहिएगा, विरामावस्था में। जैसे यही अगर आपका रेफरेंस फ्रेम मान लीजिए ले लिए और यहाँ पे कोई पॉइंट है, आपका बुक है, कुछ भी है, और गुजरते हुए समय के साथ इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है या अपना जगह पे जस का तस है, तो कहेंगे कि इस रेफरेंस फ्रेम में यह बुक आपका क्या है, रेस्ट में है। लेकिन एब्सोल्यूट रेस्ट आप नहीं कर सकते हैं, पहले ही चर्चा किए कि आप कह सकते हैं कि पृथ्वी की तुलना में यह ब्लैक बोर्ड क्या है, रेस्ट में है। तो अर्थ की तुलना में रेस्ट में है, लेकिन वही सूर्य के तुलना में क्या हो जाएगा, तो जब पृथ्वी खुद घूम रही है तो यह भी पृथ्वी के साथ घूम रहा है। तो हमेशा रिलेटिविटी का कंसेप्ट साथ साथ चलेगा। तो विराम के लिए आप क्या कहेंगे कि किसी निर्देश तंत्र में या रेफरेंस फ्रेम में समय के साथ वस्तु के स्थान में परिवर्तन नहीं होता हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, विरामावस्था में कहेंगे। और गति की अवस्था के लिए क्या कहिएगा, तो गुजरते हुए समय के साथ क्या हो, उसका स्थान में परिवर्तन हो। जैसे कि अभी इसका पोजीशन यहाँ पे था, कुछ देर बाद यहाँ पे आ गया, तो दोनों में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका पोजीशन समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है।
तो यहाँ भी गति भी आपका क्या है, तो प्योरली रिलेटिव चीज़ है। जैसे रेलगाड़ी में अगर आप बैठे हुए हैं तो रेलगाड़ी के तुलना में आप रेस्ट में हैं, लेकिन ज़मीन के तुलना में धरातल से अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी तुलना में क्या है, आप गति की अवस्था में है। तो हमेशा विराम और गति को माइंड में रखिए कि क्या है, यह रिलेटिव चीज़ है। तो किसी निर्देश तंत्र के तुलना में यदि किसी वस्तु के स्थान में गुजरते हुए समय के साथ परिवर्तन होता हो तो उसको क्या कहेंगे कि वह वस्तु गति की अवस्था में। तो बहुत बेसिक डिफिनीशन से हम लोग शुरू कर रहे हैं और आगे देखिएगा यही काफ़ी मज़ेदार होते चला जाएगा। पोजीशन वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और चेंज इन पोजीशन निकालेंगे ट्रायंगल लॉ से। देखिएगा ट्रायंगल लॉ का भी काफ़ी अच्छा यूज करेंगे और वही चेंज इन पोजीशन आपको दे देगा कि डिस्प्लेसमेंट। अब एक आपका चर्चा आपका पहले भी 9th-10th में भी पढ़ रहे होंगे कि दूरी और विस्थापन, ठीक है। तो दूरी किसको कहते थे कि जिस पाथ लेंथ से आप जोड़े, किसी भी रास्ते से अगर कोई वस्तु चल रहा है तो उस रास्ते का लंबाई आपका कहलाता था दूरी। जबकि विस्थापन क्या हो जाता था, तो दो बिंदुओं के बीच का न्यूनतम दूरी, जो कि एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इस पे भी काफ़ी हम लोग चर्चा किए हैं, आगे भी करेंगे। तो काफ़ी मज़ेदार हो जाएगा, दूरी, विस्थापन, त्वरण, सारा गति का नियम। तो मेन मोशन इन 1 डायमेंशन समझ लीजिएगा। वेक्टर आपका क्लियर है तो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन भी बहुत आसानी से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो आज का आपका इंट्रोडक्शन का क्लास है, आप लोग माइंड मेकअप कर लीजिए कि अब मोशन इन 1 डायमेंशन शुरू हो गया है और वेक्टर का भी बीच बीच में आपका चैप्टर टॉपिक हम डालते जाएंगे। तो आज का क्लास हम केवल इंट्रोडक्शन के लिए रखे हैं कि आप लोग माइंड मेकअप कर लीजिए और थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाइए, क्योंकि आप लोग का व्यू बहुत वैरी करते रहता है। 2-4 दिन जोश में पढ़ते हैं, सही से पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि थोड़ा सा शिथिल होने लगते हैं। तो खुद को शिथिल नहीं होने दीजिए, समय बहुत टफ आने वाला है। आने वाला समय के हिसाब से ही आपको खुद को ढालना होगा, अनुकूलित करना होगा। तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट के लिए आपको सबसे फिटेस्ट खुद को साबित करना होगा और उसके लिए पढ़ाई ही आपका एकमात्र विकल्प है। तो अगला क्लास से आप लोग के लिए थोड़ा बहुत नोट वगैरह भी हम करवाएंगे और एक सिस्टमेटिक वे में देखिएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका टॉपिक ख़त्म होते चला जाएगा। तो चैनल से जुड़िए और लोगों तक पहुंचाइए चैनल का विस्तार कीजिए, ताकि आपका लॉकडाउन के बाद भी अब हम सोचे हैं कि आपका रेगुलर वीडियो हम डालते रहें। भले ही हमको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोग से जब जुड़ गए हैं माध्यम से तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा जो भी आप लोग का दिक्कत होगा और बता दीजिएगा सबको कि मोशन इन 1 डायमेंशन आप लोग का 11 का शुरू हो गया। थैंक यू।